नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्न टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो करंट अफेयर का टॉपिक है ये, और सारे इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर हैं आपकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है, 8 मार्च को, जो कल आपका होगा, ठीक है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए, कोई भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पॉइंट टू पॉइंट ही चीजें डिस्कस की जाएंगी, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे अ, एक चीज और दिखा देती हूँ, ये जो भी आपका डेटा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पूरा ऑथेंटिक डेटा है, क्योंकि ये जो आपके PIB से न्यूज आती है, ठीक है, उसके हिसाब से ही यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें रहेंगी, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। बाकी ये है कि इसको मैंने बायलिंगुअल कन्वर्ट करके आपके सामने यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लिया गया है, सोर्स भी बताना आपको जरूरी है। बाकी आपके ये एजुकेटर हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कितना एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जितनी भी वुमेन है उनके अचीवमेंट्स को दिखाया जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर एथनिक हो या फिर लिंग्विस्टिक हो, भाषा में, ठीक है, या फिर कल्चरल या फिर इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री, मतलब राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक सीमाओं के पार महिलाओं ने जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल किए हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा क्या है, कब आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है? 8 मार्च को। इसके बाद थीम सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या है? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये आपको थीम पता होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे बताया, इस वर्ष की थीम सभी के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसरों को सुनिश्चित करने तथा सर्व समावेशी भविष्य की आवश्यकता पर बल देती है, जहाँ कोई पीछे ना छूट जाए। मतलब जितने भी वुमेन्स हैं उनको सबको साथ में लेके आना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, किसी भी एरिया से बिलोंग करती हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि किसी को भी पीछे छोड़ा जाएगा। यहाँ तक कि अब तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन आ गए हैं जिसमें महिलाओं को स्पेशल रूप से राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी ग्रोथ और अच्छे से अच्छे हो सके। आपने देखा है कि आपके टाइम में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है, चाहे आपको कोई भी रिजल्ट है, यूपीएससी के रिजल्ट से लेके CBSE की बोर्ड के रिजल्ट तक, महिलाएं ही आगे रहती हैं, लड़कियां आगे रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो भी आने वाली जनरेशन है उनको एम्पावर करना, ठीक है। अ, जो युवा महिलाएं हैं, किशोर लड़कियां हैं, उनको सशक्त बनाना है। ये इसलिए वुमेन्स डे यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में देखेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ। बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था वुमेन्स राइट के लिए, ठीक है, महिला अधिकार के लिए, जिसकी 30वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है, ठीक है, बीजिंग डिक्लेरेशन, जिसमें ही बोला गया था कि महिलाओं के लिए जो ये दिन है 8 मार्च का, ये मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डिक्लेरेशन भी पता होना चाहिए, कौन से डिक्लेरेशन में इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात की गई थी, ठीक है। तो बीजिंग डिक्लेरेशन, जिसमें वुमेन के राइट्स की बात की गई थी, तो उसकी कौन सी वर्षगांठ है? 30वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जाएगी, ठीक है। इसमें इसके इस दस्तावेज में जो ये डिक्लेरेशन हुआ था, इसमें महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए सबसे प्रगतिशील और व्यापक रूप से स्वीकृत रूपरेखा दी गई थी। मतलब वैसे भी महिलाओं के राइट्स के लिए, उनकी सारी चीजों के लिए पहले भी बातें होती रही थी, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह कह सकते हैं कि एक लिखित या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्म में ये सारी चीजें लागू की गई, ठीक है। इसने महिला अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी, सेवाओं की उपलब्धता दी। इसके बाद युवाओं की भागीदारी भी इसमें रहेगी। इसके बाद सामाजिक जो रूढ़ियां होती हैं उनको तोड़ने के लिए भी इसमें बात की गई थी, ठीक है। जितने भी वुमेन के राइट्स हैं, चाहे वो लीगल हो गए या फिर उनको सर्विसेज को लेके हो गए, जॉब्स को लेके हो गए, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो इसलिए वहां पे इन सब के बारे में बात की गई थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत में महिला सशक्तिकरण का क्या है। भारतीय सरकार विभिन्न नीतियों, योजनाओं और विधायी उपायों, जो आपका लेजिस्लेटिव मेजर्स होते हैं, के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में काफी सक्रिय रूप से काम करता है। बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई है जो केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। इसके बाद बहुत सारे लॉ वगैरह भी पास किए गए हैं, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए। और किसके लिए? जेंडर इक्वलिटी होती है,
कि जितना जैसे पहले आपने देखा है कि बहुत से जो जॉब्स होती हैं वहां पे क्या होता था, जो मेल है उनको सैलरी ज्यादा दी जाती थी एज कंपेयर टू फीमेल। लेकिन अब इन सब चीजों पे भी काफी चीजें सुधर रही हैं। जैसे आपका जो ये आईसीसी वगैरह होता है इसमें भी जो स्पोर्ट्स मतलब फीमेल खिलाड़ी हैं उनकी सैलरी कम थी और मेल की ज्यादा थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इनको इक्वल कर दिया गया है, मतलब जितनी मेल स्पोर्ट जो फीमेल्स हैं, अ, जितनी भी फीमेल्स हैं स्पोर्ट में उनको भी उतनी सैलरी मिलेगी। इसके बाद जितने मेल्स हैं मतलब सबको इक्वल दी जाएगी। तो इक्वल जो हमारे एसडीजी गोल भी है उसमें भी इक्वलिटी की बात की गई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी सारी चीजें यहाँ पे इक्वल रखने की प्रयास कर रही है कौन, भारत सरकार। इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देश महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्टिंग किस प्रकार से हो रही है कि जो वुमेन डेवलपमेंट है, वुमेन लीड डेवलपमेंट, मतलब आपने देखा है कि अब पॉलिटिक्स में भी महिला बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता था कि केवल मेल ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वुमेन लीडर भी बन रही है बहुत सारी जगह पर। ठीक है, अभी आपने देखा दिल्ली की सीएम भी एक फीमेल बनी हुई है, जो कौन से नंबर की है, 4th नंबर की है। ठीक है, इसके बाद है महिलाएं भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, डिजिटल समावेशन या फिर नेतृत्व, चाहे शिक्षा का फील्ड है, चाहे स्वास्थ्य का फील्ड है, या फिर जो डिजिटल समावेशन हो रहा है उसमें सब में ही महिलाएं बहुत ऊंचाइयां छू रही हैं और उनमें अपने अचीवमेंट हासिल कर रही हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो उन्होंने अभी 3 मार्च को इनके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल ही करंट का टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को नमो ऐप ओपन फोरम पर अपनी प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। एक ऐप है नमो ऐप ओपन फोरम, ये आपको ऐप पता होनी चाहिए। इसमें पीएम मोदी के द्वारा बोला गया है कि जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल पे कुछ अच्छा किया है, अचीवमेंट किया है, ठीक है, ऐसी चीजें हैं जो दूसरों को मोटिवेट करेंगी, वो अपनी सारी जीवन की जो भी यात्राएं हैं, ठीक है, या जो भी संघर्ष है जीवन के, वो इस ऐप पे साझा करेंगी। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि जो दूसरी और महिलाएं हैं जो बहुत सारी चीजों को या कह सकते हैं रूढ़वादियों को तोड़ के नहीं निकल सकती हैं, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। उनकी संघर्षशीलता उपलब्धियों को दर्शाने के लिए प्रेरणादायक कहानियां इसमें दिखाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक विशेष पहल के रूप में उन्होंने घोषणा की है कि चयनित महिलाएं 8 मार्च को सोशल मीडिया के अकाउंट संभालेंगी, जिससे उनकी आवाज और उनको बढ़ावा मिलेगा। तो उस पे साझा की जाएगी। कब ये अनाउंसमेंट किया गया, 3 मार्च को। और फिर जब 8 मार्च है यानी कि कल आपका ये, इसमें से कितनी महिलाएं चयनित होंगी, यहाँ पे बोला है कि कुछ महिलाएं यहाँ पे चयनित की जाएंगी जो 8 मार्च को उनकी जो कहानियां हैं, फिर उनकी आवाज है, या फिर उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका स्ट्रगल पीरियड कैसे रहा है, कैसे वो कहाँ से किस मुकाम तक पहुंची हैं, ये सारी चीजें 8 मार्च को दिखाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के योगदान का जश्न मनाना, उनकी सशक्तिकरण, दृढ़ता और सफलता की यात्रा को प्रदर्शित करना है, तथा दूसरों को भी इससे मोटिवेशन मिले, इस ये इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे संवैधानिक और कानूनी ढांचा क्या है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो स्पेशल महिलाओं के लिए हैं, उनकी जेंडर इक्वलिटी के लिए हैं। ठीक है, चाहे वो आपका प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गए, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह, इन सब के बारे में देखेंगे कौन कौन से स्पेशल यहाँ पे एक्ट है जो केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देख लिए सबसे पहले तो आर्टिकल 14, ये क्या करता है, कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 14, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी एरिया में है, कहीं भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा हर चीज को लेके, चाहे वो सैलरी हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, कोई भी चीज है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 15 में क्या है कि लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पे लिंग के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 15A का ई, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं की गरिमा के विपरीत प्रथाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज
या कोई भी ऐसी प्रथा जो महिलाओं के रिस्पेक्ट को डाउन करती है, इन सबको छोड़ने की बात इसमें कही गई है। ठीक है। इसके बाद टीपीएसपी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल 39 है, समान आजीविका के अवसर और समान वेतन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो स्पोर्ट्स में वुमेन है, पहले ऐसा नहीं था, पहले उनको कम सैलरी मिलती थी, मेल को ज्यादा मिलती थी, तो अब इसको भी इक्वल कर दिया गया है। ठीक है। और ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 39 में। इसके बाद आर्टिकल 42 है, मातृत्व राहत। जो मैटरनिटी रिलीफ है वो भी दी जाएगी। आपने देखा है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में फीमेल जॉब करती हैं, उनको मैटरनिटी लीव भी दी जाती है। ठीक है। और बहुत सारी उनको सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो ये सब किस लिए है? महिलाओं को और सशक्तिकरण उनका हो सके, इसलिए ये सारी चीजें बनाई गई। ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं। जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कुछ कमेटी है, उनके बारे में देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कब का? 1948 का। इसके बाद है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो ICCPR बोला जाता है, 1966 का। ठीक है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध। इसके बाद है आपका सभी प्रकार की महिला भेदभाव उन्मूलन पर सम्मेलन, ये कब का है? 1979 का। ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, 1995, जो अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है। एजेंडा टू 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे सतत विकास 2030 जो SDG गोल रखे गए हैं, वो कब तक पूरे करने हैं? 2030 तक। इसमें इक्वलिटी की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है, पॉवर्टी की बात की गई है, और इस प्रकार से उसमें टोटल कितने? 17 गोल रखे गए हैं। ठीक है। उसके हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए, उनकी जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर इन इंटरनेशनल ट्रीटीज को बनाया गया है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं वुमेन, जो महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा में। तो शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। आपने देखा है कि मेरे हिसाब से तो अगर देखो तो शिक्षा ही ऐसा है जो महिला को एक अच्छे मुकाम पे, एक रिस्पेक्टफुल वाली जगह पे ले जा सकता है। ठीक है। क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो सामने से आपको तुरंत बेवकूफ भी बना दिया जाता है। ठीक है। तो शिक्षा महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये समझो उनका बेस ही शिक्षा है। ठीक है। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी शिक्षा से मिलता है। इसके बाद है भारत ने प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें भी स्टार्ट की है। ठीक है। इसके बाद शिक्षा में लैंगिक समानता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, और हाल के वर्षों में महिला नामांकन पुरुषों से अधिक हुआ है। ठीक है। तो इसमें काफी इंक्रीमेंट भी देखा गया है, किसमें? जो फीमेल का एनरोलमेंट है, किसमें? एजुकेशन में। ठीक है। तो इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है, एनरोलमेंट देखी गई। ड्रॉप आउट रेट पहले बहुत कम होते थे। पहले क्या होता था, जैसे घर में अगर दो भाई हैं, एक बहन है, तो उसको बोला जाता था कि भाइयों को पढ़ने दिया जाता था, लेकिन बहन को है कि घर का काम करेगी, मम्मी के साथ काम करवाएगी, ये सारी चीजें। तो अब उन सब चीजों में काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। जैसे आपका राइट टू फ्रीडम एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, 2009 का। ठीक है। इसमें क्या बोला है? 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, सबको ही समान शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इम्प्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो बच्चों का लिंगानुपात है, उसको सुधारने के लिए ये स्कीम्स बनाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। इसके बाद है समग्र शिक्षा अभियान, स्कूली बुनियादी ढांचे में बालिकाओं के अनुकूलन सुविधाओं का समर्थन करने के लिए, मतलब गर्ल फ्रेंडली बनाने के लिए ये सारी जो स्कीम्स है वो लाई गई है। कि जैसे आपका स्कूल्स भी अगर प्राइमरी की बात करें तो 1 किलोमीटर तक दूरी तक होना चाहिए। मतलब जब उनका घर है वहां पे सरकारी स्कूल कितनी दूर होना चाहिए? 1 किलोमीटर। या फिर जब सेकेंडरी की अगर बात करें तो कम से कम 3 किलोमीटर तक एक स्कूल होना चाहिए। तो ये किस लिए है? कहीं ना कहीं गर्ल फ्रेंडली ये फैसिलिटी है। ठीक है। क्योंकि दूर ज्यादा अगर नहीं पढ़ने जा सकते हैं तो आसपास में ही सारी चीजें रखी जाए। ठीक है। इसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रायोरिटाइज जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन। इसमें भी
इन सब चीजों पे काफी ध्यान दिया गया है वुमेन एजुकेशन पे। मतलब इक्वल, ऐसा नहीं वुमेन पे ही, मेल फीमेल दोनों को इक्वल लेके चलना है। इक्विटी की बात, इक्विटी मतलब क्या होता है कि जिसको जितनी नीड है उसको उस हिसाब से सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, चीजें प्रोवाइड करवाना, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूजन का मतलब ये हो गया कि सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ट्राइबल गर्ल्स, ठीक है। ये हालांकि सारे बच्चों के लिए खोले गए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वुमेन से जो जो हम लोग 8 मार्च की बात कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो ट्राइबल गर्ल्स को भी यहाँ पे इक्वल ही सुविधाएं दी जाएगी जिस प्रकार से लड़कों को दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर है ओवरटेकन द मेल जीईआर सिंस 2017-18। महिला जो सकल मूल्यांकन है 2017-18 से पूर्व जो जीआर है उससे अधिक देखा गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हायर एजुकेशन में अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 2021-22 में 2.07 करोड़ जो कुल 4.33 करोड़ का लगभग 50% है, ये फीमेल एनरोलमेंट यहाँ पे बताया है कहाँ पे, हायर एजुकेशन में, ठीक है। ये तो ये आंकड़े आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे कहानी नहीं सुनाई जा रही है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने पहले पहले ही आपको बता दिया कि वहां से सारे पॉइंट लिए गए हैं जिससे कि आपको कोई ये ना हो कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है या कुछ भी, ठीक है। सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ पे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद है नेक्स्ट, 100 पुरुषों पे महिला संकाय अनुपात 2014-15 में 63 से बढ़ के कितना हो गया, 77 हो गया है। कितना, 100 पे अगर देखा जाए तो पहले दो 63 से बढ़ के कितना हो गया, ये 77 हो गया है, ठीक है। तो ये आंकड़े हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वुमेन एंड स्टीम। अब स्टीम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको बोला जाता है स्टीम। में महिलाओं का एनरोलमेंट काफी हद तक देखा गया है बढ़ा हुआ। स्टीम जो पाठ्यक्रम है, ये स्टीम का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें वुमेन का एनरोलमेंट 42.57% हो गया है, जो कितना है, लगभग आपका 42 लाख महिलाओं के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रीम्स की कुछ अलग से इनिशिएटिव भी है, जैसे विज्ञान ज्योति 2020 का है प्रमोट। इसमें क्या किया जाएगा, कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में लड़कियों के लिए स्ट्रीम शिक्षा को बढ़ावा देना। जहाँ पे ज्यादा मतलब एजुकेशन नहीं अच्छे से पहुंच पाती है, उन क्षेत्रों में भी अ, बच्चियों को बढ़ावा देना, जो भी साइंस टेक्नोलॉजी से पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए कौन सी स्कीम चलाएगी, विज्ञान ज्योति 2020। इसके बाद ओवरसीज फेलोशिप स्कीम, ये किस लिए, सपोर्ट वुमेन साइंटिस्ट इन ग्लोबल रिसर्च। मतलब ग्लोबल लेवल पे वुमेन जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च कर रही है, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए वुमेन ओवरसीज फेलोशिप स्कीम चलाई गई है। इसके बाद बात करें तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्वयं है, स्वयं प्रभा है। ये किस लिए चलाया गया, ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए ही असेसेबल है, सब इन तक पहुंच सकते हैं, अपने घर बैठे सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आईआईटी हो गया, आपका आईएएस हो गया, जो बड़े बड़े संस्थान है वहाँ के टीचर्स के लेक्चर होते हैं, उनका कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये सुविधा है जो सब तक पहुंचने के लिए है, मतलब ये भी किस लिए, इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। इसके बाद है स्टीम क्षेत्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों से 10 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिला है। यहाँ पे जितनी भी छात्रवृत्तियां चलती हैं, तो उनसे लगभग कितने वुमेन को लाभ मिला है, ये चीज है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये महिलाओं के लिए बनाए गए, जो महिलाओं को व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद है वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हैं, जो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें भी प्रशिक्षण और क्षमता दी जाती है किसको, स्टीम से रिलेटेड जो वुमेन है। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे भी गवर्नमेंट ने काफी काम किया है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, महिलाओं की भलाई सुधारने के लिए, लिंग अनुपात को इक्वल करने के लिए, जो उसमें असमानता है उसको कम करने के लिए वुमेन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे भी काफी स्कीम चलाई गई। सरकार ने सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियां स्टार्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पे नीतियां अगर देखें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ठीक है। इसमें क्या है, 17,362 करोड़ की धनराशि, कम से कम 4 करोड़ महिलाओं को
वितरित की जाएगी। कब तक? 2025 तक का ये आंकड़ा है। इसके बाद गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसके अंदर? प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। ठीक है। इसके बाद है इम्प्रूव हेल्थ मैटरनल हेल्थ के लिए काफी स्कीम्स चलाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मातृ मृत्यु दर 130, जो मतलब 14-16 से घटकर कितना हो गया है? 97 हो गया है। ये आंकड़े आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका ईआरएस हॉस्टल वाला पार्ट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, तो आप इसको हल्के में ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो गया? पहले 130 से घट के ये कितना हो गया? 97 हो गया। इसके बाद 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की अगर बात की, जो अंडर 5 MR, तो 43 से घटकर ये कितना हो गया? 32 हो गया। कब तक? 2020 तक। ठीक है। इसके बाद महिलाओं की औसत आयु 71.4 वर्ष हो गई है, जो 31-36 तक 74.7 वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं आपके एग्जाम के लिए। इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें न्यूट्रिशन एंड सैनिटाइजर, पोषण और स्वच्छता की। तो इसके लिए भी मिशन चलाए, जैसे आपका जल जीवन मिशन है। कम से कम 15.4 करोड़ घरों में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य जोखिम को कम किया जाएगा। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, जिसमें 11.8 करोड़ शौचालयों की निर्माण से स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है पोषण अभियान, जिसमें पोषण अभियान में मातृ और शिशु पोषण कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक है। जो आपके आंगनबाड़ी वगैरह है उनमें, उनके माध्यम से। इसके बाद है उज्ज्वला योजना। ठीक है। इसमें क्या है? जो कुकिंग गैस, मतलब गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे महिलाओं के नाम पे। ठीक है। और कितने? 10.3 करोड़ स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। इसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय पोषण के लिए भी, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी काफी यहाँ पे स्कीम्स चलाई गई। जैसे यहाँ पे महिलाओं के घरेलू निकाय में भागीदारी 84% से बढ़कर कितनी होगी? 88.7% ये हो गई है। इसके बाद पीएम जनधन योजना है। इसमें 31 करोड़ खाते खोले गए, जिसमें 55% महिलाओं के हैं। ठीक है। इसमें इतने खातों में से किसमें? प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम में क्या है? 10 लाख से 1 करोड़ की 84% ऋण महिला उद्यमियों को दिए जाएंगे। मतलब जो अपना कुछ का खुद कुछ स्टार्ट करना चाहती है, उसके लिए ये इनिशिएटिव किया गया। इसके मुद्रा स्कीम है, 69% लघु ऋण महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को। ये उद्यमों मतलब महिलाएं हैं जो अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए ये स्कीम्स रखी गई है। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंकिंग, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG अंडर NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त की जाएंगी। ठीक है। इसमें 10 करोड़ 10 मिलियन महिलाएं, 90 लाख जो SHG से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। बैंक सखी मॉडल है। इसमें क्या है? 6,094 महिलाएं बैंक प्रतिनिधियों ने 2020 में $40 मिलियन के लेन देन किया है इसमें। ठीक है। इसके बाद है रोजगार और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाए, तो वुमेन इन आर्म फोर्स बहुत सारी हैं। इसके बाद सिविल एविएशन में अगर देखें तो 15% वुमेन पायलट है। ठीक है। जो हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 5%। ठीक है। इसके बाद वर्किंग वुमेन इन हॉस्टल सखी निवास जो है, 523 छात्रावास को 26,306 महिलाओं को लाभ इसमें मिला मिला हुआ है। इसके बाद वुमेन इंटर्नशिप इन स्टार्टअप, इसमें भी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के तहत 10% फंड महिला नेतृत्व वाले को स्टार्टअप के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये सारी स्कीम्स है जो महिला को सशक्तिकरण, उनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग उनको करने के लिए ये सारी स्कीम्स चलाई गई। इसके डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट में भी महिलाओं को काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है। जैसे यहाँ पे डिजिटल साक्षरता महिलाओं की आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार विभिन्न पहलुओं के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनने के लिए सक्रिय करती रही है। ठीक है। इसमें डिजिटल की स्कीम से अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डिजिटल साक्षर अभियान है। ठीक है। इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसका संकल्प हब है किसके लिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है। और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंक्लूजन डिजिटल बैंकिंग आधार लिंक सर्विसेज इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर वुमेन।
इसके साथ ही गवर्नमेंट सरकारी ई मार्केट प्लेस महिला उद्यमिता ऑनलाइन व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारी यहाँ पे डिजिटल स्कीम्स चलाई गई है। इसका सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो महिलाओं के संरक्षण के लिए उनकी सुरक्षा के ध्यान के रख लिए भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। मतलब उनकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे नंबर वन पे प्रायोरिटी पे रखी गई है। उनके खिलाफ कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है 2018। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड इसमें रखा गया है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून है। इसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा कौन सा एक्ट है, 2013 का। इसके बाद पोक्सो एक्ट 2012। ठीक है, बाल शोषण के खिलाफ सख्त कानून है इसमें। बैन ऑन ट्रिपल तलाक 2019। इसके बाद दहेज से जुड़े आपराधिक मामलों कानून के लिए कौन सा एक्ट, डॉरी एक्ट 1961। ठीक है, इसके बाद बाल विवाह को रोकने के लिए प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये सारे एक्ट बनाए गए हैं। इसके बाद निर्भया फंड प्रोजेक्ट में कितना 11,298 करोड़ कुछ आवंटन किया गया है। जैसे वन स्टॉप सेंटर्स है, ठीक है, जिसमें 10 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता दी जाएगी। इसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 111। ठीक है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है। इसका साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, साइबर फोरेंसिक लैब फॉर डिजिटल सेफ्टी, ये सारी इनिशिएटिव है जो महिलाओं के लिए है। कहाँ पे, भारत सरकार के द्वारा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन 8 सिटी टू एनहांस वुमेन सेफ्टी। इसका वुमेन हेल्प डेस्क इन पुलिस स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे हेल्प डेस्क मतलब पुलिस स्टेशन में स्थापित की गई उनकी सुरक्षा के लिए। इसके बाद और भी संस्थागत और विधायी सुधार की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इसके बाद मैरिटली रेप फॉर वाइफ अंडर 18 मतलब 18 साल से कम आयु की पत्नी के लिए वैवाहिक बलात्कार को अपराध में घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद यौन अपराधों मानव तस्करी के लिए कड़ी सजा दी गई। गवाह संरक्षण और डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकृतता में सुधार के लिए इनिशिएटिव बनाए गए हैं। चयनित बलों में 33% आरक्षण, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन CAPM में। ठीक है, इसके नारी अदालत बनाई गई। जैसे असम है, जम्मू कश्मीर के 50 ग्राम पंचायतों से ये शुरू की गई थी। कौन सी, नारी अदालत। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे निष्कर्ष की बात करें तो मेन ये सब किस लिए के लिए किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनको एक समावेशी लैंगिक समानता वाले समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता को दोहराना आवश्यक है, जहां महिला राष्ट्र के भविष्य को आकार में केंद्रीय भूमिका प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, मतलब महिला को सशक्तिकरण बनाना हर तरीके से। ठीक है, उनका इक्वल समावेशन करना, लैंगिक समानता पे ध्यान देना, उनकी सेफ्टी पे ध्यान देना, ये सारी चीजें हैं जो रिकॉल की गई है किस पे, महिला सशक्तिकरण पे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इम्पोर्टेंट सारी चीजें हैं। और ये डेटा जैसे आप एक तो हॉस्टल बॉर्डर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो भी हॉस्टल बॉर्डर है, क्योंकि उसमें ये एक्ट दिए गए हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको थीम वगैरह याद रखेंगे, क्यों है नॉर्मल आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इससे कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल है एजुकेशन में, सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। उसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।